अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तो आज सबसे बड़ा आज का जो एक इवेंट था या सबसे अहम खबर वो ये थी कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो कि तश्कील दिया गया है इस 28वीं तरमीम के बाद, वो उसका उनके पहले जज जो हैं वो अब बाकायदा तौर पर उन्होंने हल्फ उठाया। प्रेसिडेंट हाउस में ये जो है तकरीब मुनक्किद की गई और जस्टिस अमीनुद्दीन ने बतौर पहले जज फॉर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो उन्होंने हल्फ उठाया है। और साथ साथ ही वो जो दो मुस्ताफ़ी जज हजरात थे उनके इस्तीफ़े भी एक तरह से फौरी तौर पर ही आप समझ लें, वज़ीर जो सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने फौरी तौर पर इनको कबूल किया। तो बहरहाल ये सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट्स आज के दिन की तो रहीं और ज़ाहिर है 28वीं तरमीम के पैसेज के बाद अब हर कोई अपने तौर पर जो है वो इसके ऊपर सर जोड़कर बैठा हुआ है। रूलिंग अलाइंस को, रूलिंग पार्टी को क्या ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है इस पूरी तरमीम के बाद, और ख़ास तौर पे जुडिशल मैटर्स में ये एक सवाल है, इसको इंशाल्लाह उठाएंगे। अपोजिशन के लोग जो हैं वो बहरहाल बड़े जो हैं इकट्ठे होकर बैठे हैं कि इसके ऊपर क्या हिकमत अमली या लाए अमल उन्होंने इख्तियार करना है। बट ये भी बात बहरहाल एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि PTI ने भी, हमने जैसे देखा कि सेनेट में पहली मरतबा ये जो विजुअल्स थे ये सामने आए कि वॉकआउट किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो वोट का इंदराज नहीं हुआ। और जो मुनहरिफ अरकान थे उनके इर्द गिर्द भी बड़ी अहम और दिलचस्प बहस छिड़ गई है। जब ये मुनहरिफ अरकान जो थे, मुनफरिद तो वैसे हैं ही वो, मुनफरिद और मुनहरिफ चलें ऐसे कर लें, ये जो अरकान थे जब ये PTI दौरे हुकूमत में हुआ करते थे तो बहरहाल उनको ज़मीर की आवाज़ कहा जाता था। जैसे जो मरहूम हासिल बिसेंजो का इलेक्शन था वो जिस तरह से नाकाम हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी भी पहले इसको ज़मीर की आवाज़ कहने वाले PMLN और तमाम PMLN के इम्पोर्टेंट लीडर्स करता धरता इस PTI के मंतक का, ज़मीर की आवाज़ के, उनके इसके कहे जाने का बहुत इसका मजाक उड़ाया करते थे, इसके ऊपर बड़े बरहम भी होते थे। लेकिन अब वही PMLN के जो तमाम लीडरान हैं इन्हीं मुनहरिफ और मुनफरिद अरकान को ज़मीर की आवाज़ कहकर पुकार रहे हैं। तमाम मामलात पे बात इंशाल्लाह रहेगी कि ये मुनहरिफ अरकान के स्टेटस पर भी, उनके आगे के फ्यूचर पर भी, और ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क के फ्यूचर पर भी। नाजरीन, तो फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। एक बहुत डेकोरेटेड पैनल जो है वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। समर हारून बिलोर साहिबा नाजरीन मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं, तमाम तर बहस का हिस्सा हैं। और ऑफ कोर्स ये जो पूरी तरमीम थी उसमें भी फ्राम द पार्लियामेंट इटसेल्फ इसका बहुत एक अहम हिस्सा थी। बहुत आपको खुश आमदीद समर साहिबा। हाफिज़ हमदुल्ला साहब नाजरीन JUFA के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर बहस में अपने जमात के बेबाक मौक़िफ़ के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। और ज़ाहिर है हाफिज़ हमदुल्ला साहब की वैसे भी ट्वीट्स बड़ी फैलती हैं, तो इस मौके पे भी हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने वैसे भी ट्वीट्स की हुई हैं, वो और दीगर अहवाल भी आपसे जानेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और नाजरीन, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ द PTI, जो कि वंस अगेन सेनेट में अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में एक तरह से बराह रास्त इस तरमीम के साथ जुड़े हुए थे, इसको देखते रहे हैं और जो अपनी पार्टी पॉलिसी थी उसके साथ काफ़ी डटे रहे। सो आपसे भी बड़ा रेलिवेंटली इन तमाम उमूर पे जानेंगे। खुश आमदीद आपको हुमायूं साहब। ये भी आपसे पूछेंगे डटे रहने में आपको कोई कबाहत या मुश्किल तो पेश नहीं आई? तो एनीवे समर साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये बताएं, ये जो ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है और जो इसके ऊपर ज़ाहिर है एक आउटपोरी है अपोजिशन का, क्योंकि वो खासे नाला हैं, एक तो उसके बारे में आप रिएक्ट कीजिएगा। और ये भी ज़रूर बताएं कि क्या आफ्टर ऑल दिस जुडिशरी अगर उनके पास कोई केस जाता है हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई पिटिशन लेके जाता है, वो रूलिंग दे सकेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़? मतलब इन ऑल ऑनेस्टी आपको लगता है वो कोई रूलिंग आपके ख़िलाफ़ दे सकते हैं सिटिंग गवर्नमेंट के? मोना, देखें, ज़रूर जो जुडिशरी के बारे में आपने सवाल किया है, पाकिस्तान इज़ आई थिंक अमंग द 81st या 82nd कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। यहाँ पे इस तरह का एक अप्रोर बना दिया गया है कि जैसे दुनिया में पहले ये कहीं नहीं हुआ, ये गैर आइनी काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो बात है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक जुज़ था जिसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा है, बहुत साल लगे, उसमें बड़ी रुकावटें आई हैं। लेकिन देखें, हम जो पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं, जो लोग अपर लोअर पार्लियामेंट्स में बैठे किस लिए हुए हैं? लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन करने के लिए। दैट इज़ आवर जॉब। ये बाकी जिंदाबाद मुर्दाबाद टिकटॉक बनाना ये हमारा काम नहीं है। इसकी हम वोट भी नहीं लेते, इसकी लोग तनख्वाह भी नहीं लेते और इसके लिए लोग इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी नहीं देते। इस चीज़ के लिए देते हैं
देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डाइल्यूट नहीं किया गया, जिम्मेवारियां बांट दी गई हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई आइनी चीज़ होगी, कोई आइनी मुशावरत होगी, कोई कंप्लेंट होगी, कोई ज़्यादती होगी, एक अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और जो नॉर्मल रन ऑफ द मिल ऑफेंसेस है, मेरे और आपके जैसे लोग जिनके हमारे आम आवाम के, हमारे अपने फैमिली के, मेरे अपने 7.5 साल से खावंद की शहादत के बाद प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के वो केसेस हमारे चल रहे हैं, तो मे बी हम जैसे लोग तो खुश हैं कि जी मे बी ये चीज़ स्पीड अप हो जाएगी, हमारे केसेस की सुनवाई जल्दी हो जाएगी। इसमें किसी को इतना ज़्यादा वो इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद अगर देखें कोई जुडिशरी कोई रूलिंग देती है सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि उस जज को एक तरह से स्क्रूटनाइज कर सकती है, उसको पेनलाइज कर सकती है इन द सेंस बाय ट्रांसफरिंग हिम टू सम। नहीं तो आप मुझे बताएं रिमोट एरिया, अगर ट्रांसफर होना बहुत बुरी बात है, जो लोग अफवाज पाकिस्तान में हैं, जो लोग नेवी में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग CSP ऑफिसर्स हैं, दिलचस्प बात ये हनीफ अब्बासी साहब गुज़िश्ता वीक यही मिसाल हमारे साथ देखे गए, वो नहीं ट्रांसफर होते, हाँ, वो सरकारी अफसरान, फौजी अफसरान। देखिए जब आप ड्यूटी करते हैं, ये हमारे फौजी लोग हार्ड स्टेशन पे नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, कौन कहता होगा, किसके घर वाले चाहते होंगे कि वो कबायली अजला में जाएं जहाँ पे हालात इतने टेंस हैं, हमारे इलाकों में मेरे और जो सदन KP में जाएं, लेकिन लोगों की ड्यूटियां होती है, लोग अपनी जान हथेली में रख के जाते हैं, फाइट करते हैं। देखिए आप, ये एक जुडिशरी ने अपने लिए एक बहुत ईज ऑफ वर्क बनाई हुई थी कि जी हमने ये भी नहीं करना, हमने वो भी नहीं करना, हमने किसी को भी नहीं करना। एक जज ने बैठ के एक प्राइम मिनिस्टर को गैलोज भेज दिया, फांसी लगा दी, सही हुआ। एक को उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग कर दिया, जो बहुत बड़ी जद्दोजहद लड़के आमरीत के खिलाफ जब इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद गिलानी साहब को वापस भेज दिया, नवाज शरीफ साहब को इकामा और किसी कोई छोटी सी इंटर फैमिली जो इनकी बिजनेस की कोई वो थी, उस पे वापस घर भेज दिया। जुडिशरी अपना मार्क ओवरस्टेप नहीं कर रही थी। किसी को कहते हैं हेलो हाउ आर यू, मिसिंग यू, नाइस टू सी यू, किसी को कहते हैं मिसिंग यू, अच्छा नया है, किसी को कहते हैं कुछ और। तो मतलब देखिए, सो इफ एवरीबडी हैज बीन पुट इन करेक्ट ऑर्डर, तो इसमें इतनी चीखो पुकार की बात नहीं है। हाँ। आज हम हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, कल ये लोग बैठे होंगे, तो जो वो कह रहे हैं उनके तो हालात ही ऐसे नहीं लग रहा है कि ये लोग बैठे होंगे, बिकॉज एक तरह से एक टेन्योर की एश्योरेंस भी तो दे दी गई है गवर्नमेंट ने अपने आप को कि दे आर हियर टू स्टे फॉर अनदर क्वाइट मेनी इयर्स। हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है, नॉट इन अ बैड सेंस, अच्छा अच्छे इकदाम करके, अपनी अपनी तारीफें करके, अपने प्रोग्राम्स आगे करके, हाँ। कि जी मैं री-इलेक्ट हूं, लेकिन बहुत कम हुकूमतें री-इलेक्ट होती हैं। तो अगर हम में दम है, हमारी हुकूमत कुछ प्रूव कर पाएगी, तो हम फिर इलेक्शन से भागना या एक तरह से वो कोई, अगर इलेक्शन से भागने का चक्कर होता तो फिर इतनी मेहनत ना की जा रही होती कंस्टिट्यूएंसीज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। अगर, और देखिए मैं यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के जो हमारे कोलीग्स हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे कोलीग्स थे, एक छोटा सा वावेला मचा के, हुल्लड़बाजी मचा के, चीज़ें फाड़ फूड़ के चले गए, और आप लोगों को खुला मैदान भी दिया, ये पूछेंगे ये लोग बैठे रहे। हाँ। इन्होंने हर तरमीम के ऊपर अपना वोट भी कास्ट किया जिस पे इनको एतराज था, इन्होंने आवाज भी उठाई पार्लियामेंट के अंदर। सो ये एक प्रॉपर जमहूरी तरीका था। इनके नंबर तो बहुत कम हो गए क्योंकि इनके कुछ लीडरशिप मुल्क से बाहर थी और बाकी वो वाले निकल गए, लेकिन इन्होंने अपना जो दे डिडंट एग्री विद दिस, तो इन्होंने अपनी डिसएग्रीमेंट रजिस्टर कराई, रजिस्टर कराई, पोस्टेरिटी के लिए इन्होंने रजिस्टर कराई, और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। ये डायरेक्ट वैसे हुमायूं साहब पे वाली बात खुल के स्टैंड तो लिया पे आती है कि खुल के स्टैंड लेने वाली है। ये हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपका क्या ख्याल है, खुल के स्टैंड लेना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? और ये जो इजारादारी ख़त्म करने की एक ये जो थॉट है हुकूमत की, इसको आप कैसे देखते हैं कि आम लोगों के भी तो केसेस लगा करें ना सुप्रीम कोर्ट में? क्या सिर्फ बड़े सियासी लीडरान का हक है कि उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो, बाकी लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये छोटे मोटे कोर्ट्स के धक्के खाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक PTI की हिकमत अमली की बात है वो तो डॉक्टर हुमायूं साहब तफसील से बताएंगे, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने यह साबित कर दिया कि वो आइन के साथ खड़ी रही, और उस आइन के साथ जो पार्लियामेंट के कॉरिडोर में वो तमाम शख्सियात के मुजस्समे और उसकी तस्वीर वहाँ रखे गए जिन्होंने सन 1973 के आइन पर दस्तखत किए, और उसको मुत्तफ़िक़ आइन कहा जाता है। क्या इन पार्लियामेंटेरियन जब निकलते हुए उसको देखते हुए जिन्होंने इस 27वीं यानी तरमीम को वोट किया,
کوئی شرمندگی انہوں نے نہیں محسوس کیا، نہ مفتی محمود سے شرمندگی محسوس کی، نہ شاہ احمد نورانی سے، نہ ولی خان سے، نہ ذوالفقار علی بھٹو سے، نہ بزنجو سے۔ ایک دفعہ تو جا کے ادھر سامنے دے کہ اگر اس کو ابھی زبان دے، یہ 7 8 9 پولیٹیشین جو ہمارے رہبر گزرے ہیں ہر پارٹی کے لیے بلکہ قوم کے لیے، ایک ویژن تھا اس کا، کیا اگر اس کو زبان دے وہ بول پڑے تو اس کی رائے کیا ہوگی ان کی پارٹیوں کی اراکین پارلیمنٹ کے بارے میں؟ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اس 27ویں آئینی ترمیم سے مجھے یہ بتائیے، ترمیم، قانون سازی، آئین میں ترمیم، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، کوئی ان سے نہیں چاہ سکتا، لیکن ایک بات بتائے، پارلیمنٹ کی ساخت کو تو بھی دیکھنا ہوگا نا۔ پارلیمنٹ کیسے وجود میں آیا 8 فروری کے الیکشن کے بعد؟ یہ ووٹ کے ذریعے آیا کہ نوٹ کے ذریعے آیا؟ یہ طاقت کے بل پہ آیا، ووٹ کی طاقت کے بل پہ یا نوٹ کی طاقت کے بل پہ؟ اس لیے میں باقی میں آگے نہیں جاؤں گا، اس کی کریڈیبلٹی پہ اعتراضات بھی ہے، سوالات بھی ہے، تحفظات بھی ہے۔ 18 والی پارلیمنٹ میں دیکھیں اس کی بھی ہم نے مخالفت کی نا۔ آپ جا کے گلیوں میں، کچھوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، اتوار جمعہ بازار میں پوچھئے کسی سے، نہ کسی کو پارلیمنٹ پر اعتماد ہے، نہ کسی کو کیبنٹ پر اعتماد ہے۔ ایک بات، ترمیم ہوتا ہے قوم کی مفاد کے لیے اور ملک کی مفاد کے لیے۔ مجھے بتائیے، جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے، جتنے بھی ترامیم ہوئے ہیں، اس میں قومی مفاد مجھے بتائے، وہ انہوں نے بتایا نا، ملکی مفاد مجھے بتائے، ریاست کا فائدہ مجھے بتائے۔ یہ جتنے بھی ترامیم ہوئے ہیں غالباً 49 کلازز میں، 59 یہ شخصیت کو مضبوط کرنے کے لیے، ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں۔ اور جس پارٹی نے اس ترمیم کو ووٹ کیا، اس نے اپنے سیاسی پاؤں پر کلاڑی مار دیا، اور یہ تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ تیسری بات، میری بہن نے میثاق جمہوریت کی بات کی، ہم نے میثاق جمہوریت کو عروج دیا، واہ واہ، زندہ بات۔ میثاق جمہوریت کیسے عروج دیا؟ میثاق جمہوریت میں، میثاق جمہوریت میں تو نیب بھی ہے، اس پر آپ کا اتفاق کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کو بھی ختم کرے۔ میثاق جمہوریت میں تو یہ بھی ہے کہ جو بھی مہم جوئی کا دروازہ ہو، جو آئین میں دخیل ہو یا پارلیمنٹ میں دخیل ہو، اس مہم جوئی کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ آپ نے دروازہ کھول دیا، آپ نے پورا شارع کھول دیا، شارع دستور کھول دیا۔ ایک بات اور آئین اس میں تو یہ بھی ہے میثاق جمہوریت میں کہ شخصیات کی بجائے ادارے مضبوط ہوں۔ آپ نے اداروں کو مضبوط کیا یا شخصیات کو مضبوط کیا؟ یہ تاحیات امیونٹی۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام میں آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام سے تو بڑا شخص نہیں ہے، یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے۔ ان شخصیات میں سے، ان انبیاء میں سے کسی نے بھی استثناء کا مطالبہ نہیں کیا، نہ ان کو یہ حق حاصل تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ ایسا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء حاصل نہیں ہے، خالد بن ولید سپہ سالار تھا، اس کو استثناء حاصل نہیں ہے، چاروں خلفاء اس کو استثناء حاصل نہیں تھی۔ ادھر صدر پاکستان اور دیگر قوتوں کو استثناء حاصل ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے اس ترمیم کا کہ انہوں نے ڈیفیکٹو طاقت کو پروٹیکشن دیا، تحفظ دیا۔ ایک بات فرمائیے گا، عام لوگوں کے کیسز کی بھی تو سنوائی ہوگی نا، یہ میں نے اس کا سوال بھی میں دیتا ہوں۔ آپ پارلیمنٹ، آپ سپریم کورٹ کی اصلاحات چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کی کیسز سنایا جائے؟ اس لیے میں نے کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک آئینی عدالت، ایک سپریم کورٹ، تاکہ لوگوں کو سہولت مل سکے۔ اچھا آپ مجھے بتا دیں لوور کورٹ کی پرسنٹیج مجھے بتا دیں اور سپریم کورٹ کی پرسنٹیج۔ سپریم کورٹ میں 3% کیسز الماری میں پڑے،
लेकिन लोअर कोर्ट में 80%। 80% हैं। तो इस्लाह नीचे से शुरू होना चाहिए या ऊपर से शुरू होना चाहिए? ये बिल्कुल अहम पहलू है। इसलिए आपने वो कोर्ट बनाया जो कोर्ट इसके बाद एग्जीक्यूटिव की ताबे होगी, और एग्जीक्यूटिव समेत पार्लियामेंट के और बड़ी पार्टियों के ये अभी किसकी ताबे है? किसकी इशारों पे नाच रही है पार्टियां? ये अच्छा हुमायूं साहब, आज का जो तरमीम हुआ ये तरमीम बिर्रज़ा नहीं है, ये खौफ और दबाव में हुआ है हुमायूं साहब। और एक बुनियाद भी, एक माजरत के साथ एक बुनियाद उन्होंने रखा है, एक बुनियाद जो हमेशा हजरत अली करमल्लाह वजहू का कौल पेश किया जाता है कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। आज तो बाकायदा आईनी खबर दे दिया, जो ताकतवर है वो कानून से बालातर है, वो आइन से बालातर है, जो कमजोर है मैं और हुमायूं इसको पकोड़े में भी पकड़ जाएगा। अच्छा हम्दुल्ला साहब, अभी वो वैसे मुझे एक बात याद आई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आपने एक बात दुरुस्त बड़ी एक निशानदेही की ना कि वो नीचे से शुरू होना चाहिए, वहां पर पेंडेंसी ज्यादा है केसेस की। आपको याद होगा जो कोर्ट बनानी थी शरीयत कोर्ट, वो तो कह रहे थे हर सूबाई सतह पर भी बनाए, ये लाहौर में भी बने, ये इस्लामाबाद में बने, सिंध में बने, वहां पर वो पेंडेंसी वहां से कम हो जाती। वो गालिबन इस दफा नहीं आया। 28 सुना है, अगली की भी तैयारी है 28वीं की। तो 28वीं में आपके ख्याल में आप और मैं और हुमायूं और आम लोग आदमी के मफाद के लिए आएगा? ये पूछ लेते हैं। बहरहाल अभी 27वीं पे भी बहस उतनी अहम है। इस आईन तरामीम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसकी वजह से ये तरमीम भी मुतनाज़ा है और आइन को भी मुतनाज़ा बना दिया गया। 73 की आइन की वो मुत्तफ़िका हैसियत को उन्होंने ख़त्म कर दिया। हुमायूं साहब, ओवर टू यू। एब्सोल्युटली नॉट कहने की तो पीटीआई को खुलकर एक वो होनी चाहिए थी कि आप लोग जैसे JUIFA ने किया कि जो पसंद नहीं है उस शिक में आप खुलकर नो कहें, वॉकआउट करके खुला मैदान देना रूलिंग अलायंस को, ये स्ट्रेटजी थी या एक तरह से इसको खामोश हिमायत भी आपके कई लोग कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हम वोट अगेंस्ट दे, हमारी पार्टी और JUI, हम लोगों ने इन्होंने अपने लिहाज से, हम लोगों ने अपने लिहाज से एक फ़ैसला किया और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग पहले उसमें फ़ैसला ये हुआ था कि हम लोग इकट्ठे मिलके इसमें वोट नहीं करेंगे। तो पहले उसमें JUI ने वोट नहीं किया। फिर JUI ने अपने लिहाज से कहा कि भाई हम अगली बार में वोट करेंगे, इन्होंने किया, फेयर इनफ। हम लोगों का ये था कि हम लोगों ने पहले में कहा था कि हम करेंगे, लेकिन फिर हमारी जो सीनियर क़यादत थी उन्होंने कहा नहीं आप ना करो। हमारे वोट करने ना करने से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता था कि जिनको आप कह रहे हैं ना, उनको इनके अपने लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने, किसी ने पैसे, किसी ने कुछ वो किए। ये खुद ये लोग कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं। इनके लोग मान रहे हैं कि इन्होंने पैसों की वजह से ओपनली कह रहे हैं, वहां पे सेनेट में ओपनली कह रहे हैं। ये तो आपने बहुत एक मैं आपको बता रहा हूँ, ओपनली कह रहे हैं। सुना आपने? मैं अभी नाम लेकर करूं। अच्छा एक और बता, इन्हीं की पार्टी, बिलौर साहिबा की पार्टी के लोग सेनेट में मुझे आके कहा कि जी ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, ये हम लोग जो किया है ये बहुत गलत किया। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत सीनियर लोग, जो इनके बहुत सीनियर लोग हैं, वो ओपनली नहीं, वो क्लोजली, ओपनली वो कहते हैं हम डिफेंड करेंगे, लेकिन क्लोजली कहते हैं हमने तबाह कर दिया है, अपने नजरिए को, अपने सियासत को तबाह कर दिया। ये लोग कह रहे हैं, मतलब अगर ऐसी बात आप ऐसे बड़े बड़े नाम है। और मैं जब गिन रहा था उनकी शक्लों पे लिखा हुआ था कि उन्होंने ये तबाही कर दी है। मजे की बात यह, और मैंने ये सेनेट में कहा भी है कि हमारे चेयरपर्सन जो ऊपर बैठे हुए हैं, चेयरमैन जो बैठा हुआ है, आदमी कह रहे मैं रिजाइन देता हूं, वो उसे कहते कोई बात नहीं, आपको दोबारा ले आएंगे। मतलब आप सोचिए, ये इतने हम लोग गिर गए हैं कि हम लोग ओपनली कह रहे हैं कि यार फ्लोर क्रॉसिंग करो, फिक्र नहीं है, निकाल देंगे, हम वापस ले आएंगे। कैन यू अंडरस्टैंड द लेवल? एक अर्ज करूं, आप लोग भी तो कहते थे खुल्लम खुल्ला करो, फ्लोर क्रॉसिंग जमीन की आवाज नहीं। सुन ले एक बात याद रखें, जो फ्लोर क्रॉसिंग कहाँ होती है? फ्लोर क्रॉसिंग सिर्फ 2 या 3 जगहों पे होती है। मनी बिल पे होती है फ्लोर क्रॉसिंग, प्राइम मिनिस्टर की उस पे होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे होती है।
बाकी बिलों में नहीं होती है। चेयरमैन के ऊपर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देना, चेयरमैन के ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का आर्टिकल 63 नहीं लागू होता, नहीं लागू होता। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3 चीजों में होता है, 3 चीजों में आर्टिकल 63 लगता है, बाकियों में नहीं लगता। बाकियों में ज़मीर की आवाज लगती है, बाकियों में नहीं लगता, बाकियों में नहीं लगता। और जो जिसकी बात कर रहे हैं उसमें गलत ठप्पे और इधर उधर कर आके क्या। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, अभी समर साहिबा ने कहा है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, भाई आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले पढ़ें, उनकी कितनी मेन हेडिंग्स हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा, उसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग ये जो आप आर्मी के साथ मिलके कोई काम नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं अभी, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो पेज भूल गए ये लोग। उसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग ये सवालात पूछेंगे, उनके कैंटोनमेंट के जो लैंड्स हैं उनके पूछेंगे कि क्या चीज़ है, ये लोग भूल गए सारी चीज़ें। इन्होंने कहा है कि वहाँ पे इन्होंने कहा, आप जरा पढ़ लेना, उसमें उन्होंने जजेस के बारे में कहा किस तरीके से होंगे। अब मैं एक और चीज़ आ जाता हूँ। नहीं सेनेटर साहब, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाल दे रहे हैं, इसको तो आप चार्टर ऑफ मुखमुखा कहते थे। सुन ले, मैं अभी भी कहता हूँ चार्टर ऑफ, अभी भी कहते हैं। सुन ले आगे, तो इट्स अ बैड डॉक्यूमेंट। आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा कि जी इससे जुडिशरी को बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए कोर्ट में और बेंच में कोई फर्क नहीं, वही बंदे 5-6 बैठे हुए थे ना, आज उन बंदों ने ले लिया, उन्होंने वो ले लिया, अब यही लोग उसी बेंच पे बैठेंगे। कोर्ट बन गया, बेंच बन गया, एक ही बात है ना, सिर्फ ये को उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। अब पिछले साल इन लोगों ने 2 काम किए, एक बेंच बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और एक इन्होंने 10 या 8 या 9 सीटें बढ़ा दी हैं। मैं पूछता हूँ इस पिछले 1 साल में पेंडेंसी ऑफ केसेस पे क्या फर्क पड़ा है? 52,000 से 60,000 पे चली गई हैं। अच्छा, और बढ़ गई हैं। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वजह से मैं ये समझता कि सारे केसेस उधर चले गए, तो बाकी केसेस तो काम कर लेते ना, नहीं हुआ, वो ऊपर बढ़ गए। अच्छा, आप स्टैट्स अच्छे दे रहे हैं। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। सो क्या इसका, अब मैं उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करते हैं तो उसका दारोमदार होता है नंबर ऑफ केसेस पे। अच्छा, नंबर ऑफ केसेस पे खाली नहीं होता, आपका वेटेज ऑफ केसेस होता है। मैं मिसाल दे देता हूं, 2 क्रिमिनल केस है और 2 सिविल केस है। एक क्रिमिनल केस में मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने क्राइम किया है, और एक में मैं अपने आप को प्लीड कहता हूं कि नॉन गिल्टी। अच्छा, इन दोनों का वेटेज, एक मिनट है, इन दोनों का वेटेज फर्क है। इसी तरीके से 2 सिविल केस है, एक में आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए, एक में नहीं चाहिए, दोनों के वेटेज फर्क है। पहले आप पढ़ के आ जाओ, पहले आप देख लो कि क्या है, वहां बैठ के बात करो कि वेटेज ज्यादा, भाई आप पहले उसके लिहाज से डिवाइड करो, फिर उसके बाद पता चलेगा। ये अहम मामला है ये, और स्टैट्स भी साथ साथ दिए हैं लॉट टू आंसर बाय समर साहिबा, लेकिन ब्रेक के बाद ना दें। जी वेलकम बैक नाजरीन। समर साहिबा, अलॉट मेनी क्वेश्चंस, आप टर्न बाय टर्न उनको टेकअप कर लें। एक तो जो आईने पाकिस्तान के फाउंडर्स थे, जैसे कि हाफिज साहब ने फरमाया, वो अभी क्या सोच रहे होंगे? क्या आप उनकी आंखों में आंखें डालकर अब आप लोग उनको फेस कर सकते हैं? एक उनका ये सवाल था। दूसरा, हुमायूं साहब ने भी कहा, विच इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, कि उस वक्त आप बहुत उन पर तनकीद करते थे कि ज़मीर की आवाज़ पे वोट डाला गया, और मतलब आप सारे कहते थे इन्होंने खुली खुली जो है वो जो PMLN के पीपल्स पार्टी के मेंबरान थे उनको तोड़ा, कभी धौंस से, कभी नोट से, वॉट एवर द केसेस। लेकिन तब जब उन्होंने वोट कास्ट किया तो उसको ये लोग ज़मीर की आवाज़ कहते थे। इंटरेस्टिंगली अब इसहाक डार साहब, डिप्यूटी PM, यूसुफ रज़ा गिलानी, चेयरमैन सेनेट, वो सारे इन दोनों के मुनहरिफ अरकान को ज़मीर की आवाज़ के फाउंडर्स कह रहे हैं। देखिए, 2 बातें। एक तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाई है कि पैसे चले और ये वो हुआ, ये भी कि आपके लोग ऑन रिकॉर्ड उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन पीछे कहते हैं हम शर्मिंदा। देखिए, इसके बारे में मैं आपको 2 बातें कहूंगी कि नेशनल असेंबली में किसी को सिवाय ये कि सदर जरदारी साहब ने हमारे लिए एक इशाइया किया था, जिसमें सारी पार्टीज़ जिनका एक वो था, जिसमें बाप पार्टी, ANP, पीपल्स पार्टी, MQM, PMLN, सारे मेंबर्स ने एक डिनर किया था। उसमें कोई पॉलिटिकल बातें नहीं हुई थी, वी जस्ट हैड अ नाइस फ्रेंडली मील टुगेदर। उसके अलावा एक तो नहीं हुआ था, काफी सारे हुए थे। नहीं, ब्रेकफास्ट था और नहीं, हमारे लिए तो एक ही हुआ था। MNAs एक पे ही गए थे, ओके, 1 नाइट बिफोर वोटिंग, और उसमें कोई इस तरह की कोई बात, कोई ऑफर, कुछ भी नहीं। हम सारे पार्टी कमिटेड लोग हैं, जैसे इनके लोग पार्टी कमिटेड थे। मैं तो बार बार कह रही हूँ, वो 4 लोगों ने हमारे साथ वो 3.5 घंटे हर शिक पे उठे,
हर्षिक पे बैठे और आप JUIFA को पार्टी कमिटेड आप कह रही हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ। देखिए आज जो डॉक्टर साहब ने इतनी बातें की हैं, ये वेटेज था, ये था, असेंबली के अंदर बोलते ना, ऑन रिकॉर्ड लाते, पोस्टेरिटी के लिए वो चीज रिकॉर्ड होती। मे बी जैसे कुछ चीजों में फिर सेनेट में जब बहुत बहस हुई तो फिर उस बहस में भी ये लोग तो नहीं थे, लेकिन आपस में जो मेंबरान ने बहस की तो उसमें फिर और फर्दर तरमीमें हो गई, चीजें रिफाइन हो गई। ये रुकते छोड़कर चले गए। देखिए ये रुकते हम तो गंदे लोग हैं ना, हम तो गंदे लोग हैं। इमरान मुर्तज़ा साहब तो बैठे थे, वो छोड़कर चले गए। पैसों की या इस तरह की कोई बात, इसकी मैं बहुत स्ट्रांगली तरदीद करती हूँ। ये बहुत बड़ी वाहियात और गलत एलिगेशन है। एक काम करें, नहीं इस तरह का नहीं है। जितने लोग आए उनको कुरान पे हाथ रखवाएं और उन्हें क्या आप सेनेट के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, आप सेनेट के मेंबर्स की बात करें कि नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं? नेशनल असेंबली में तो आपको नंबर्स की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए ना, अब मैं तो जिस चीज की विटनेस हूँ, मैंने ऐसी कोई बात ना सुनी ना देखी। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि हमारे जो सीनियर लीडर्स थे वो खफा थे और उनके दिल पे बोझ था। अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PMLN की सारी सीनियर लीडरशिप बशमूल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों वोट डालने आए? नंबर्स की तो हमारे पास आए तो नहीं थे। नहीं, अब ये हर चीज को डॉक्टर साहब को हर चीज का कोई गैब का इल्म है तो वो मैं नहीं कह सकती। ही केम, ही वोटेड, बिलावल साहब केम, ही वोटेड। डॉक्टर साहब कहते हैं हमें नंबर्स की जरूरत नहीं थी और हमें नहीं थी, हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में थे नेशनल असेंबली में। हाँ, तो अगर इस तरह का कोई हमारे हिस्से की सीटें खा के बैठे हुए अगर हमारे जो लीडरशिप के दिल के ऊपर कोई बोझ होता वो ना आते। एक हम बिल तो एनीवे पास हो जाना था ना। तो देखिए इस तरह की इल्जाम तराशी, अगर अब मैं कहूं कि इनके कौन से लोग, अब मैं भी कुछ और आपके लोग रिजर्व में भी रखे हुए थे। आपको एक बात बताऊं, इनके जो लोग नहीं, डॉक्टर साहब आई डिडंट इंटरप्ट यू व्हेन यू वर टॉकिंग। इनके लोग, डॉक्टर साहब तो नहीं थे, अब मैं भी आपको कसमें खा के, जो इज नॉट माय आदत, आपस में एक दूसरे को कहते तुम मेरी वीडियो बनाओ, तुम मेरी वीडियो बनाओ, 60 सेकंड्स के लिए तालियां बजा के वीडियो बना के फोन फेंक के फिर वो बैठ जाते हैं हमारे साथ गप्पे शुरू कर देते। तो आपके पास तो इस चीज के 300 विटनेसेस हैं कि इनके अरकान की क्या संजीदगी थी और क्या वो थी। देखिए सारी बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होती है। फ्लोर ऑफ द हाउस से जब आप चले जाएं तो आप कॉफी शॉप में जाएं, आप लॉबी में जाएं तो सारे लोग मिल के बैठे होते हैं। लेकिन इस तरह की एलिगेशंस या तो फिर डॉक्टर साहब नाम लें कि किन किन लोगों को पैसों की ऑफर हुई है, ताकि एज अ पार्टी वी कैन गो बैक, हम पता कराएं, हम वापस आके फिर आपके शो में अपने मुतालिक तरदीद या तस्दीक कर सकें। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया वैसे डॉक्टर साहब। मैं बता दूं, ठीक है, अब मैं पार्लियामेंट के अंदर आप स्पीच निकाल लें आबड़ो साहब की। आबड़ो साहब ने PTI से गिला करते हुए एक बात की है। बिल्कुल की है जी, की है ना, कि 26वीं तरामीम में मेरे घर के 10 बंदों को उठाया गया था और आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। हमने आवाज नहीं उठाई। आप ये देखें, मुझे 10 बंदों को उठाया गया है। मीन्स क्या है? प्रेशर है। मीन्स क्या? ब्लैकमेलिंग है। मीन्स क्या? ये सारी चीजें, दो चीजें हैं। मैं आपको सच बात बता देता हूं, या प्रेशर है और या पैसा है। अच्छा, किसी चीज नहीं है, या प्रेशर है या पैसा है। 5 बंदों के उन्होंने कहा, 5 बंदे नाम नहीं बताए उन लोगों ने, ये चीज है। नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ मायूस साहब, अगर प्रेशर है, से आई एम जस्ट सेइंग कि प्रेशर है, जैसे उन्होंने खुद अबड़ो साहब की तकरीर आपने दुरुस्त बिल्कुल कोट की, तो अगर ये प्रेशर है तो आप उनके साथ एक काम करें, अबड़ो साहब की एक दिन पहले की तकरीर भी उठा लें। जिस दिन ये वोटिंग हुई ना, उससे एक दिन पहले क्या कहा उन्होंने? वो थ्रू आउट इनको बुरा भला कह रहे हैं, तरमीम को, इन सब चीजों को, इस पूरे सिस्टम को, पीपल्स पार्टी को, PMLN को थ्रू आउट बुरा भला कह रहे हैं। अगले दिन उनका ज़मीर जाग गया होगा ना। देखिए, यही तो कह रहे हैं आपको डार साहब। देखिए मेरी बात सुने जी। हम लोग यहाँ पे आके 2 काम कर सकते हैं जी। या हम अपने लीडरान को खुश कर सकते हैं और या फिर हम अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं। हमने ये डिसाइड करना है हमने करना क्या। करेक्ट, As simple as that। हमदुल्ला साहब से पूछ लेते हैं, उनका भी तो मुनहरिफ है, अहमद खान साहब। अगर इस मुल्क में बेईमानी ना होती, ठीक है, इस मुल्क में बेईमानी ना होती, इस मुल्क में 2 नंबरी ना होती, इस मुल्क में ईमानदारी से जिसको वोट पड़ा है, जैसे गवर्नर साहब, सिंध के गवर्नर साहब ने कहा कि आप जहां मर्जी वोट डाल दें, निकलेगा तो वहां से नहीं ना, तो उससे बेहतर हमें डाल दें। अगर ये सिस्टम ना हो तो आज यहाँ पे PTI की वर्कर बैठी होती। अच्छा, फिर 2018 में इमरान खान साहब भी
प्राइम मिनिस्टर ना होते, उस वक्त सिंपल मेजॉरिटी के साथ बैठे होते, परवेज खटक साहब भी ना होते, 2018 में क्या ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा कि मैं हार रहा था और मैंने रात को फोन किया बाजवा साहब को कि भाई मैं तो हार रहा हूं? क्या बाजवा साहब ने ये बात की तस्दीक नहीं की? क्या ये सारी बातें नहीं हुई? क्या हमें नहीं पता कि राना सनाउल्लाह ने भी मतलब सुनने में आया कि उन्होंने भी ये कहा था? अच्छा, ये हम तो नहीं, आप ख्वाजा आसिफ साहब की कर लो ना, 2018 के ख्वाजा आसिफ साहब जी वो बयान है वो, यस वो ऑन रिकॉर्ड है। अगर आरटीएस हमारे हक में बैठना था तो ख्वाजा आसिफ कैसे जीत जाता? वो बहरहाल एक दूसरा बयान देते हैं, वो कहते हैं कि मेरे वोट गिनती नहीं हो रही थी, उनका इंदराज नहीं हो रहा था, तब मैंने फोन किया। वो बिल्कुल इसके बारे में हुमायूं साहब की आदत ये कि वो अपनी सिर्फ बात को वो करते हैं। परवेज खटक 2013 में कभी भी चीफ मिनिस्टर ना बनते, इमरान खान साहब 2018 में कभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ना बनते। इनकी एक आखिरी बात का मैं जवाब दे दूं, इन्होंने ब्रेक में हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिकें पढ़ के सुनाई कि जी आर्मी के साथ इंटरेक्शन ना करें। इन्होंने अमन जिरगा इनकी चीफ मिनिस्टर ने किया, वहां से इनके 2 मेहमान पीटीएम के 2 कारकुन अरेस्ट हो गए, अगवा हो गए, गायब हो गए। तो आज अब एक दिन की खामोशी चीफ मिनिस्टर साहब ने कर ली। आज उनका बयान आया कि जी मैं कोर कमांडर से राब्ते में हूँ। तो कोर कमांडर के साथ राब्ता दुरुस्त है, चाहे वो दिन को हो चाहे वो रात को हो। इनकी पार्टी को सब कुछ हलाल है, बाकी कोई बात करे या कुछ करे तो ये इनको नहीं बर्दाश्त होता। बड़े तहम्मुल से ज़ाहिर है दोनों को एक वो चल रहा था, एक इंपॉर्टेंट बहस थी, लेकिन उन्होंने उसका वो मुलाहिजा करे थे। उनकी मच अवेटेड उनके कॉमेंट्स ब्रेक के बाद मुलाहिजा करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम्दुल्ला साहब, आपके भी तो एक मुनहरिफ रुकन थे अहमद खान साहब। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं तो कल तक अहमद खान को जानता ही नहीं था। आपके सेनेटर हैं? मैं हकीकत बता रहा हूँ। जब तक उसको स्क्रीन पर आया कि वो टिकट होल्डर है पार्टी का, उस वक्त मैंने पहचान लिया उसको। उससे पहले तो मैंने ना उनको देखा है कहीं, और उससे पहले बाप पार्टी में था। चलो ये एक लंबी बहस है, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया पार्टी की अमानत के साथ कि पार्टी की टिकट पर आप सेनेटर बने, आपने पार्टी से खियानत की, आपने जुल्म किया, आपने बेइंसाफ़ी की, आपने पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी की। ये उसूली खिलाफ वर्जी है, लिहाजा आपको हक नहीं है, अगर कुछ न कुछ आप में वजन है, हया है, आपको सीनेट की मेंबरशिप से इस्तीफा देना चाहिए। अपनों ने तो दिया है कम से कम। अहमद खान को इस्तीफा देना चाहिए। अगरचे पार्टी ने उसकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी और उसके ख़िलाफ़ वो जो कानूनी चाराजोई है वो भी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम करेंगे। लेकिन जहाँ तक उसकी ज़ात की बात है, पार्टी टिकट होल्डर होने से पहले मैं अहमद खान को जानता ही नहीं था कि ये कौन है। मौलाना साहब ने बनाया ना, उनको सेनेटर बनाया। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, जब पार्टी ने टिकट दिया है तो पार्टी ने दिया है ना। मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले मैं उनको नहीं जानता था। अच्छा, टिकट मिलने से पहले नहीं जानता? मैं नहीं जानता था उसको कि ये कौन है, कहाँ का है, ये कहाँ से आया। हाँ, पहले सेनेटर था बाप पार्टी से, तो रास्ता भी खो गए थे फिर वो शायद। तो ये शर्मिंदगी है उनके लिए। जब आते हैं तो हिसार में आते हैं, प्रोटोकॉल में लाते हैं। जब उन्होंने काम लिया टिश्यू पेपर के तरीके से उनको फेंक दिया, फिर उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। बाग 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 बाग, अर्जुन बाग, अर्जुन बाग, बाग बाग, वो उनको रास्ता भी गुम हो गया उनसे कि तो हाफिज साहब ये बताएं, अगर उनके बारे में भी ये आ जाता है कि उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया जाएगा, जैसे हुमायूं साहब के अबड़ो साहब का भी नहीं हो रहा। चले, बड़ी अनएक्सपेक्टेड वो थी। थैंक यू हाफिज साहब, आपने थोड़ा उसने ऐसे तो जैसे ये कह रहे ना, उसने ऐसे हम पीएमएलएन वालों को कैसे जा जी ले अपनी जिंदगी जी ले, सिमरन जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो अहमदुल्ला साहब, अगर उनका इस्तीफा भी कबूल ना हो, क्योंकि अबड़ो साहब ने भी तो दिया है ना इस्तीफा, कौन सा कबूल हो रहा है? पार्टी ये बयान है, मैंने पार्टी का फैसला, मैंने क्या चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी का, सेनेट का, हम अभी देखेंगे, अभी जरूरी नहीं है हम कबूल करें। ये जो उन्होंने चेयरमैन साहब ने कुर्सी पर बैठ के, चेयर पर बैठ के ये जो कुछ उन्होंने किया, ये अच्छा नहीं किया। इससे यही तासुर मिलता है जो डॉक्टर हुमायूं कह रहा है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग को प्रोमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको दोबारा सीनेट में लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे? इसी पर सौदा हुआ है कि आप अगली दफा पीपल्स पार्टी के टिकट पे से आएंगे आप। देखिए, ये ठीक नहीं है। मैं एक और बात करूं, मुझे ये बता दें, आपने बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, आज के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं करनी है। आज के बाद ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रही, ये चार्टर ऑफ लोटाक्रेसी है।
वो इसलिए कि सीनेट में उनके 2-3 वोट नहीं थे, उन्होंने लोटों को साथ मिला के, तो लिहाजा हिपोक्रेसी, डेमोक्रेसी के नाम पर हिपोक्रेसी हुई। बिल्कुल। और किससे मिलके हुई? लोटाक्रेसी से मिलके हुई। तो लिहाजा ये हमारे मंतक में एक फन है, उसमें हमेशा कहा जाता है कि नतीजा ताबे होता है अखस अर्जल का। तो जब आपने एक मोहतरम नाम जो डेमोक्रेसी है, एक मोहतरम शख्सियत जो डेमोक्रेट है, वो हिपोक्रेट से मिलके या लोटाक्रेट से मिलके आपने एक 27वीं आईनी तरमीम पास किया। लिहाजा आज के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहना, आज के बाद ये चार्टर ऑफ लोटाक्रेसी है। जबकि उसके सिग्नेटरी आप लोग भी थे। बिल्कुल थे, मैं तो मानता हूँ। उसके थे ना, उसके थे, इसके तो नहीं है ना। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बातें तो ये करती है ना। बिलावल साहब ने भी कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, वो तो करते हैं, बट हाफिज साहब अभी तो आजकल हुमायूं साहब भी कर रहे हैं। मैं हुमायूं साहब तो इसलिए करते हैं। देखिए मैं आपको बात, मैं एक बात अर्ज कर लूँ। मैं सीनेट में था, फरतुल्लाह बाबर भी थे जी। अपोजिशन और ट्रेजरी बैचों की मुश्तरका कमेटी बनी नीब के हवाले से। फैसला ये हुआ था, एक राय ये थी कि नीब को ख़त्म करना है क्योंकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का तकाजा है। न पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार थी, न PMLN तैयार थी। फरतुल्लाह बाबर फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि अफसोस के साथ मैं इस कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। कोई भी पार्टी नीब से को खत्म करने दिखाने का एक डॉक्यूमेंट है। लास्ट राउंड लगा लेते हैं। रज़ा रब्बानी साहब ने क्या किया? समर साहिबा, रज़ा रब्बानी साहब ने क्या किया था? उन्होंने भी जिस तरीके से इन लोगों ने वहां बिल पास किए थे, रज़ा रब्बानी ने उधर फाड़ दिए थे कि मैं इस सिस्टम का नहीं हो सकता। उनके साथ क्या हुआ? आपके यहाँ कोई नहीं इस तरह का नजरिया थी समर साहिबा? क्यों? हम तो देखिए अपनी पार्टी के नजरियात के साथ सारे खड़े हुए। इनके लोगों ने सो कॉल्ड उनकी ज़मीर की आवाज़ जाग गई, हमारे लोगों की तो नहीं जागी। ये जगा देते, मतलब इस तरह हम बेचारे ना डेमोक्रेट्स हैं, हम ना अच्छे लोग हैं, हम सिर्फ पैसों पे और फ़ायदों पे अपनी सियासी ज़िंदगी गुजारे। ये पैसे और फ़ायदे ऑफर कर लेते। मिलियनर्स को तो सेनेट के टिकट्स इन्होंने भी दिए हैं, जो एक भाग गए। मिलियनर्स तो इनके पास, मिलियनर्स के पास भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं जिनको इन्होंने सेनेट के टिकट्स दिए थे। इनके पास मिलियनर्स को हमें भी गिनवाए, हमें पता जो भागे वो मिलियनर्स ही है ना। अच्छा, जो भागे वो मिलियनर्स ही हैं। सो देखिए इस तरीके से इन्होंने कहा है कि जी इन्होंने अपने आप को इस्तिस्ना दे दी। प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेप बैक फ्रॉम हिज इस्तिस्ना। उन्होंने खुद इस बात को रोका। ये नहीं हुआ कि हाउस में आया या किसी, इससे पहले कि वो बात सर उठाती वो उस इस्तिस्ना से पीछे हो गए। तो देखिए कभी किसी सुना है कि शायद इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो खान साहब को जा सकता था। खान साहब का फोबिया इनको है, ये उठते बैठते बस इनको नींद में भी खान साहब और कैदी और उनके नंबर और ये सारी याद होती है। लीडर है ना, जेल में ठीक है। देखिए लेकिन अगर एक इंसान सेल्फिश हो जाता है, खुद पसंद हो जाता है, वो कहता है मैं अपना फायदा देखूं, पीछे जिसका जो होता है वो हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें मैं आपको बता रही हूँ, इमरान खान साहब का फोबिया इन सबको है, हमें नहीं है। वी आर विलिंग एंड रेडी टू फेस देम इन पार्लियामेंट, आउटसाइड पार्लियामेंट। ये तकड़े हों, ये खान साहब की रिहाई के लिए अपनी तहरीक चलाएं। वो मतलब निकलते हैं, एहतजाज करते हैं तो उनको रोक लेते हैं, फिर क्या? खैबर पुख्तनख्वा में तो कोई नहीं रोकता ना। वहाँ पे तो इनके जो लोग जिन सजा याफ्ता भी हैं, जिन लोगों के ऊपर सब किस्म की पनिशमेंट्स भी लगी, वो भी खुल के इलेक्शंस वगैरह में फिर रहे हैं। तो ये एटलीस्ट खैबर पुख्तनख्वा से ही अपनी तहरीक का आगाज। अच्छा, वैसे हमने उस पर नुकाती वो लगाए थे सारे, लेकिन ये कि हुमायूं साहब आपको अब बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये सरकारी मशीनरी वसाइल ये इस्तेमाल नहीं करने हैं। 100% एग्री विद दैट। बहुत अच्छी बात है। नहीं देखिए, आप लोग मैं पर्सनल देखिए दो चीजें। मैं एज अ चीफ मिनिस्टर कहीं जा रहा हूँ, मेरा एक प्रोटोकॉल है, वो मेरे साथ चलेगा। प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सरकारी मशीनरी मीन्स कि मैं सरकार की मशीनरी लेके उसको अपने पॉलिटिकल के लिए कर रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग। I will condemn that thing. मैं नहीं कहूँगा तो ये नहीं करना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा प्रोटोकॉल एज अ चीफ मिनिस्टर, मेरा प्रोटोकॉल मेरे साथ जाएगा। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये मेरी नहीं है। रेस्क्यू स्क्वाड भी होता था, रेस्क्यू नहीं, देखिए ये मेरा प्रोटोकॉल जो है ना, वो तो उसमें नहीं आता। उसके अलावा अगर कोई रेस्क्यू या कोई चीज करके जा रही है, दैट इज रॉन्ग। आई वुड टोटली एग्री विद। बहुत अच्छी बात। और उसमें मैं आपको ये बताता हूँ, उसमें जो आप तो तायीद कर रहे हैं, उसमें जो मुझे इत्तलात है वो ये थी कि जब वो अली अमीन के टाइम पे लेकर गए थे, दैट वाज नॉट गवर्नमेंट, दैट वाज प्राइवेट एवरीथिंग। अच्छा, प्राइवेट था। हाँ, ये लोग गवर्नमेंट वाले तो देखिए, गवर्नमेंट वाले तो बहुत कुछ कह जाते हैं ना इन लोगों को। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा, कॉन्फिस्केट कर लिए थे सारे। नहीं किए कॉन्फिस्केट,
नहीं किए, झूठ बोलते हैं। इन्होंने उन लोगों को पकड़ा था। अच्छा, ये हमदुल्ला साहब, इन लोगों ने उनके तहरीक चलाएं, देखिए इन्होंने उनके और सेल्फिश होना बंद करें, मतलब एक शख्स से बाहर निकले। बिलावल साहब ने भी गालिबन पीटीआई को यही तजवीज़ दी अभी असेंबली में। मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, जी प्लीज। ये जो पीटीआई वालों ने वोट नहीं किया, इतना बड़ा जुर्म नहीं है। वोट नहीं किया, उन्होंने भरपूर मुखालफत की। फर्स्ट टाइम हमने भी वोट नहीं किया, सेकंड टाइम हमने मुखालफत में वोट किया। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मैं एक शेर अगर आपकी इजाज़त है पढ़ूँगा। हमको नहीं मंजूर के अपने देश की हो बर्बादी, हमको नहीं मंजूर के अपने देश की हो बर्बादी, तेरी मंजिल कुर्सी है अदब के साथ, तेरी मंजिल कुर्सी है, अपनी मंजिल आज़ादी है। इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। हाफिज साहब एक आज़ादी के लिए प्रॉपर जद्दोजहद कर लेना, हम सारे इनके साथ मिल जाएंगे। सबसे पहले इनकी पार्टी मुकर जाएगी। ये मतलब JUIF मुकर जाएगी? ऑफ कोर्स, आज़ादी की जद्दोजहद से JUIF वो तो सबसे बड़े इस वक्त। मैं एक बात अर्ज कर लूँ, देखिए पहले अभी मुस्लिम लीग नून में पहले बादशाह खान की पार्टी में थी। यस, बादशाह खान और शेखुल हिंद वो लोग थे जो आज़ादी के खिलाफ लड़ रहे थे। जब ये बर सगीर था, इस खित्ते की आज़ादी के लिए बादशाह खान और शेखुल हिंद एक पेज पर थे जो अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ रहे थे। मैं उस शेखुल हिंद का पैरोकार हूँ, आप बादशाह खान के पैरोकार नहीं है। अभी देखिए बादशाह खान के जो पैरोकार थे वो भी हमारे साथ थे इस चीज़ में। सो वी वर ऑल ऑन वन पेज। अच्छा, ये मजे की बात है, मैं आपको बता देता हूँ। एमल वली ने तकरीर शुरू की कि ये गलत हो रहा है, आप लोग ये जो चीज़ गलत कर रहे हो। उसने कहा मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि ये ना करे, फलाना करे। पूरी एक कहानी बना दी। मैं समझा कि अभी ये कहेगा कि मैं इसके खिलाफ वोट करता हूँ, एंड में कहा जी लेकिन मैं इसके हक में वोट डालूंगा। मतलब ये कह रहा है कि ये गलत है, ये चोरी है, ये डकैती है, सब कुछ है, लेकिन मैं इसके हक में वोट दे रहा हूँ। लेकिन न्यू एंड ओल्ड पार्टी वर ऑन वन पेज। न्यू एंड ओल्ड पार्टी, अच्छा पुरानी और नए पार्टी सारी एक पेज पे थे इस चीज के ऊपर। वो पेज इनके पास है ही नहीं। चलिए नाज़रीन, वाइंड अप करेंगे, बहुत दिलचस्प बहस है। थैंक यू टू अल्लाह हाफ़िज़।